हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी ही पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है बायोलॉजी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है आपका थायराइड ग्रंथि, या ऑप्शन सी है यकृत, या ऑप्शन डी है आमाशय। ऑप्शन डी में है आमाशय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो आपका जाके यकृत है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानकारी देख लेते हैं कि यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, यकृत मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। याद रखिएगा, कहाँ? पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका जाके यकृत है। याद रखिएगा इसको, जो पित्त यानी कि बाइल का निर्माण करती है। यानी कि यकृत से ही आपका जाकर बाइल यानी कि पित्त का निर्माण होता है। पित्त यकृति वाहिनी उपतंत्र यानी कि पित्त यकृति वाहिनी उपतंत्र यानी कि हेपेटिक डक्ट सिस्टम तथा पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट द्वारा ग्रहणी तथा पित्ताशय यानी कि गोल्ड ब्लैडर में चला जाता है। याद क्या बोला यार कि पित्त जो है यकृति वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी तथा पित्ताशय में चला जाता है। पाचन क्षेत्र में अवशोषित आंत्र रस के उपापचय के मेटाबॉलिज्म का यह मुख्य स्थान है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका जाके थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी कि अपटू ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है? वो थायराइड ग्रंथि है। थायरॉक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। बोला यार कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड का मात्रा को कम कर देता है। याद रखिएगा कि रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड के मात्रा को कम कर देता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्त अल्पता इनके रक्त की कमी की रोकथाम करता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्त की कमी की रोकथाम करता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक बोला रहा है कि ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा? ये थायराइड ग्रंथि हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है। यह हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा कि यह हृदय की गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन? आपका जाके थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कि आमाशय। आमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली में फैला हुआ भाग है। बोला रहा कि आमाशय जो है एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। यह चर्वण यानी कि चबाना के बाद पाचन के दूसरे चरण में शामिल होता है। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित है। याद रखिएगा, पूछा अगर जाए कि आमाशय कहाँ स्थित है तो वो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित है आमाशय। यह छोटी आंतों में आंशिक रूप से पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्लों का स्रावित करता है। बोले रखिए, छोटी आंतों के आंशिक रूप से पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन, पाचक एंजाइम और तेज अम्लों का स्रावित करता है,
जो ग्रासनलीय प्रसरण के जरिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक जाके लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। लार ग्रंथि मुख्य गुहिका में लार को स्रावित और भोजन के पाचन क्रिया में मदद करती है। याद रखिए कि लार ग्रंथि जो है वो आपका जाके मुख्य गुहिका में लार को स्रावित और भोजन के पाचन क्रिया में मदद करती है। इसमें 98% जल है, याद रखिए 98% जल है और 2% जल, श्लेष्म, म्यूसिन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, जीवाणुरोधी, यौगिक, बलगम आदि है। ये 2% जो बचा हुआ है उसमें याद रखिए कि श्लेष्म, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, जीवाणुरोधी यौगिक, बलगम आदि होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरिबलम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण इसी से होता है, इनके सेरिब्रम से ही होता है। मस्तिष्क। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। याद रखिएगा कि मस्तिष्क जो है जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरण का नियमन एवं नियंत्रण करता है। आचरण और नियमन का नियंत्रण कौन करता है? वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। स्तनधारियों प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है। ठीक है, और तथा खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। किसके द्वारा? खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख, नाक, जीभ, कान से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए में है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी है प्यूटरी ग्लैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस। कहाँ से होता है? वो हाइपोथैलेमस से शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। सबसे पहले ऑप्शन में है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है मध्य तंत्रिका तंत्र का वो भाग है जो मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु यानी कि रस्सी के रूप में पश्च कपालास्थि के पिछले और नीचे भाग में स्थित महारंध्र के फॉर्मन मैग्नम द्वारा कपाल से बाहर आता है और कोशिकाओं के मिलने से जो लंबा कशेरु का दंड जाता है उसके बीच में की नली में चला जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है मध्य तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु के रूप में पश्च कपालास्थि के पीछे और नीचे भाग में स्थित महारंध्र के फोरामेन मैग्नम द्वारा कपाल से बाहर आता है और कशेरुका के मिलने से जो लंबा कशेरु दंड जाता है उसके बीच की नली में चला जाता है। यह रज्जु नीचे और प्रथम कोटि कशेरुका तक विस्तृत है। ठीक है, ऑप्शन है बीम। ऑप्शन जो इसका सही आंसर था उसका था हाइपोथैलेमस। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस यह अधचेष्टक, यह हाइपोथैलेमस यह मस्तिष्क का एक विभाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना होता है। इनके हाइपोथैलेमस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से के साथ जोड़ना है। अब नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम। याद रखिएगा, वजन जो होता है पीयूष ग्रंथि का वो 0.6 ग्राम या फिर 0.02 आउंस।
ठीक है, होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकाला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा परियानिका में दृढ़ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है। बोला जा रहा है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है आपका, इसका वजन याद रखिएगा कि 0.6 ग्राम होता है या फिर 0.02 ऑन्स। ठीक है, यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। ठीक है, और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा परियानिका में दृढ़तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है। पीयूषिका खात जिसमें पीयूषिका ग्रंथि रहता है, पीयूषिका खात जिसमें पीयूषिका ग्रंथि रहता है कि वह मस्तिष्क के आधार में कपाल ये खात में जतुकास्थि में स्थित रहता है। इसे एक मास्टर ग्रंथि माना जाता है, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने वाले समस्थिति का विनिमयन करता है और जिसमें अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले ट्रॉपिक हार्मोन शामिल होते हैं। बल्कि कि पीयूषिका ग्रंथि हार्मोन स्राव करने वाले समस्थिति का विनियमन करता है, जिसमें अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले ट्रॉपिक हार्मोन शामिल होते हैं। कार्यात्मक रूप से यह हाइपोथैलेमस से माध्यिक उभार द्वारा जुड़ा होता है, याद रखिएगा। कार्यात्मक रूप से ये हाइपोथैलेमस से माध्यिक उभार द्वारा जुड़ा होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है टाइलिन या ऑप्शन डी है काइमोट्रिप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? टाइलिन। टाइलिन हमारे लार में ये एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है हमारे लार में। लार यानी कि इसको राल, थूक, ड्रूल अथवा स्लोबर नाम से भी निर्देशित किया जाता है। मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। लार मौखिक द्रव का एक घटक है। लार उत्पादन और स्राव 3 में से एक लार ग्रंथि से होता है। ठीक है, बोला रहा है कि लार मौखिक द्रव का एक घटक है। लार उत्पादन और स्राव 3 में से एक लार ग्रंथि से होता है। मानव लार 98% पानी से बना है। याद रखिएगा कि मानव लार जो 98% पानी से बना है, जबकि 2% जो है अन्य यौगिक जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक तथा एंजाइम होता है। भोजन पाचन की प्रक्रिया के प्रारंभिक भाग के रूप में लार के एंजाइम भोजन के कुछ स्टार्च और वसा को आणविक स्तर पर तोड़ते हैं। लार दांतों के बीच फंसे खाने को भी तोड़ती है। याद रखिएगा, लार जो है दांतों के बीच फंसे खाने को भी तोड़ती है और उन्हें उस बैक्टीरिया से बचाती है जो उसे क्षय का कारण होते हैं। इसके अलावा लार दांतों, जीभ और मुंह के अंदर कोमल ऊतकों को चिकनाई देती है। याद रखिए कि इसके अलावा जो है भोजन तोड़ने के अलावा उसके लार में दांत, जीभ एवं मुंह के अंदर कोमल ऊतकों की चिकनाई देती है और उनकी रक्षा करती है। लार मुंह में रहने वाले बात निरपेक्ष बैक्टीरिया के द्वारा गंधमुक्त भोजन यौगिकों से उत्पादित थायोल्स को फंसाकर भोजन का स्वाद चखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि पेप्सिन। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर सकता है। बोला जा रहा है कि पेप्सिन जो है उन स्थितियों में भोजन का पाचन में मदद करता है जब
पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर सकता या नहीं करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके जाइमोजन पेप्सिनोजन को पेट के में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है और भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। बोले यार कि पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके जाइमोजन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है और भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन शरीर में पाए जाने वाले एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन भी एक शरीर में पाई जाने वाले एंजाइम है जो पाचन तंत्र के लिए काम करता है। ये एंजाइम प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। याद रखिएगा, ये एंजाइम प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और ये एंजाइम आंतों में पाया जाता है। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है आंत में पाया जाता है, वहीं अग्नाशय इनके पैंक्रियाज में भी पाया जाता है, लेकिन आंतों में भी और पैंक्रियाज में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये फफूंद, पौधों एवं बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन बोला जा रहा है कि यह आंत में पाया जाता है, साथ में पैंक्रियाज में भी पाया जाता है और इसके अलावा फफूंद, पौधे एवं बैक्टीरिया में भी पाया जाता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है क्राइमोट्रिप्सिन। बोले यार क्राइमोट्रिप्सिन क्राइमोट्रिप्सिन ग्रहणी में अभिनय करने वाली अग्नाशयी रस का एक पाचक एंजाइम घटक है। क्राइमोट्रिप्सिन जो है वह भी एक पाचक एंजाइम घटक है जहाँ प्रोटियोलिसिस प्रोटीन के टूटने और पॉलीपेप्टाइड का प्रदर्शन करता है। क्राइमोट्रिप्सिन अधिमानतः क्लीव्स पेप्टाइड एमाइड बॉन्ड्स में, जहाँ एमिनो एसिड एंड टर्मिनल से स्काइडाइल एमाइड बॉन्ड की साइड चेन एक बड़ी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बोले यार कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर या ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? आपका जाके लैक्टोमीटर। दूध का जो शुद्धता मापा जाता है दूध का घनत्व का, उसे उपकरण का नाम क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लैक्टोमीटर एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम दूध की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। लैक्टोमीटर से ही हम दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं। लैक्टोमीटर का आविष्कार लिवरपूल के वैज्ञानिक डिकास के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, लिवरपूल के जो वैज्ञानिक थे डिकास के द्वारा लैक्टोमीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है वायु दाब मापी। वायु दाब मापी का जो खोज इटली के वैज्ञानिक इवान जेलिस्टा टोरिस्ली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वायु दाब मापी की जो इनके बैरोमीटर का जो खोज किया गया था वो इटली के वैज्ञानिक थे। वो कौन थे? इवान जेलिस्टा टोरिस्ली द्वारा किया गया था। और वो कब किया गया था? याद रखिएगा 1643 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया? 1643 ईस्वी में आपका जाके वायु दाब मापी का आविष्कार किया गया था और इवान जेलिस्टा टेरेसोली के द्वारा किया गया था। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधन को आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर कहा जाता है। इनके हाइग्रोमीटर जो है उससे हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। इसको याद रखिए कि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। एक वैज्ञानिक उपकरण है। इस उपकरण के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। याद रखिएगा, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो आपका कह सके हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आपका जाके वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वर्ड याद रखिएगा कि हाइग्रोमीटर जो है वो आपके जाके द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आपका जाके वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। बहुत ही कन्फ्यूजन वर्ड है ये दोनों, इसको याद रखिएगा।
एग्ज़ाम में अक्सर ये दोनों पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। ठीक है।